नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया। 30.42 लाख करोड़ रुपए के वास्तविक बजट अनुमान व्यय की अपेक्षा व्यय के लिए 34.50 लाख करोड़ का बजट उन्होंने पेश किया, जिसमें राजकोषीय घाटा 6.8% जीडीपी के अनुसार रहने का अनुमान है। सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबसे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंची और बजट की प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट की। उनसे मिलने के बाद उन्होंने सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि बजट से जुड़ी 2 खासियतें हैं। उन्होंने बताया कि इस बजट के जरिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी करने को चुना है, जो कि सड़क, बिजली उत्पादन, पुलों, बंदरगाहों आदि तक फैला हुआ है। बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए हेल्थ केयर सेक्टर पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट उस समय आया है जब हम सभी ने इकोनॉमी में गति देने का फैसला किया है। हमारा मानना है कि यदि मांग बढ़ाने के लिए जरूरी उपाय किए जाए तो रफ्तार देखने को मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा वित्तीय घाटा जो फरवरी 2020 के दौरान 3.5% से शुरू हुआ था, जीडीपी के 9.5% तक बढ़ गया है। इसलिए हमने खर्च और सिर्फ खर्च किया है। इसके साथ ही हमने घाटे के प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट रास्ता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया है उसने पूरी मानव जात को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया गया है। किसानों को आसानी से और ज़्यादा ऋण मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई है। देश की मंडियों को और मजबूत करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इस बार के बजट में स्वास्थ्य बजट पर 94,000 करोड़ से बढ़कर 2.3 लाख करोड़, कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, 75 वर्ष के पेंशनधारियों को ब्याज से आय वालों को रिटर्न से छूट, उन्हें अब कोई रिटर्न नहीं भरने की जरूरत पड़ेगी। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश 49% से बढ़कर 74%। LIC का IPO लाने की तैयारी। 27 शहरों में 10 से 16 किलोमीटर मेट्रो लाइन का विस्तार। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इस साल 1.75 लाख करोड़ का विनिवेश होगा। स्वच्छ भारत मिशन पर 1.41 लाख करोड़ खर्च होंगे। वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि 75 साल से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों को ITR भरने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी 75 साल के ऊपर के पेंशन धारकों को टैक्स में छूट दी गई है। आम आयकर दाताओं को बजट 2021 में कोई राहत नहीं मिली है। सरकार के इस नियम के दायरे में 75 साल से ज़्यादा उम्र के सिर्फ वही लोग आएंगे जिनकी इनकम का आधार पेंशन या FD समेत अन्य माध्यमों से मिलने वाला ब्याज है। नई स्वास्थ्य योजनाओं पर 64,180 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सीतारमण ने कहा कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार ने 27.1 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कोरोना की 2 वैक्सीन और आने वाली हैं। सबसे गरीब तबके के लाभ के लिए सरकार ने अपने संसाधनों को बढ़ाया है। शिक्षा क्षेत्र को तोहफा देते हुए उन्होंने कहा कि लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि देश भर में 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 758 स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे, जिससे कि आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। यह स्कूल एकलव्य स्कूल जैसे होंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया है। यह देश में उच्च शिक्षा का एकमात्र नियामक होगा। 2019 के बजट में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन खोलने की घोषणा की गई है। अगले 5 साल के लिए इसके लिए 50,000 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है, ताकि देश में अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके। बजट में इस बार क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ, इस पर एक नज़र डालने पर मालूम चलता है कि सोना, चांदी, डोर बार, सोने और चांदी की मिश्र धातु पर कृषि बुनियादी ढांचा सेस 2.5%, सेब पर 35% लगाया गया। बजट में काबुली चना पर 30%, मटर पर 10%, बंगाल चना पर 50%, मसूर पर 20%, कपास पर 5% पर कृषि बुनियादी ढांचा सेस लगाया गया है। पेट्रोल पर 2.5 लीटर प्रति लीटर सेस और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर का सेस लगाया गया। नया कृषि बुनियादी ढांचा विकास सेस 2 फरवरी से लागू होगा। आयकर मामलों को दोबारा से खोलने के लिए समय सीमा आधा कर 3 साल की गई है। गंभीर धोखाधड़ी के मामलों में यह 10 साल है। कल रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हुई है, जो 2014 में 3.31 करोड़ थी। कर विभाग प्रवासी भारतीयों को दोहरे कराधान से होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जा रही है।
स्टार्टअप के लिए कर अवकाश, पूंजीगत लाभ कर छूट 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों प्रवासी मजदूरों के लिए अधिसूचित सस्ते मकान के लिए कर में छूट दी जाएगी। सस्ते मकान के लिए ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपए की छूट 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। डिजिटल तरीके से अपना ज़्यादातर काम करने वाली कंपनियों के लिए कर आडिट छूट की सीमा दोगुनी कर 10 करोड़ रुपए की गई है। सीमा शुल्क में पुरानी 400 छूटों की समीक्षा का प्रस्ताव अक्टूबर 21 में इस पर विचार किया गया है। वाहनों के कुछ कलपुर्जों और सौर सेंसरों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। आम बजट 21 में सरकार ने मोबाइल फ़ोन के पुर्जों और चार्जर के साथ कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले से मोबाइल फ़ोन के साथ चार्जर की केबल जैसे कई गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। ये दरें 1 अप्रैल 21 से प्रभावी होंगी। बजट के बारे में आम जनता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक तरफ मोदी सरकार डिजिटल भारत की बात करती है, वहीं पर जब ऑनलाइन एजुकेशन कोरोना काल के दौरान लोगों को मोबाइल फ़ोन की स्मार्टफोन की सख्त ज़रूरत थी और आज भी है। ऐसे में मोबाइल फ़ोन पर उसकी लागत बढ़ाकर सरकार ने मध्यम वर्ग के बच्चों की शिक्षा में प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अब आम आदमी बच्चों को अपने मोबाइल फ़ोन खरीद कर नहीं दे सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट बनाने में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की अहम भूमिका है। पिछली बार बजट पेश करने से पहले अनुराग ठाकुर ने हनुमान जी की पूजा की थी और उसके बाद लोकसभा पहुंचे थे। इस बार भी उन्होंने संसद पहुंचने से पहले अपने घर पर पूजा अर्चना की। वित्त मंत्री ने रेलवे को बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने साल 2030 तक तैयार होने वाली भारतीय रेल की नई योजनाओं के बारे में बताया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि इस साल रेल बजट पर 1.10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से पूंजीगत व्यय के लिए 107 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि साल 2023 तक देश की 100% ट्रेनें बिजली से चलने लगेंगी। शहरों में मेट्रो ट्रेन सर्विस और सिटी बस सर्विस को बढ़ावा देने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। वहीं रेलवे की प्राथमिकताओं पर भाषण देते हुए वित्त मंत्री ने ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के विस्तार की भी बात कही। सरकार ने कहा अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी वो डालेगी। पूंजी के मिलन से इन बैंकों को पूंजी संबंधी नियामकीय शर्तों को पूरा करने में आसानी होगी। चालू वर्ष में भी सरकार ने बैंकों के पुनर्रूप पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 19 और 20 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 17,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालने का प्रस्ताव किया था। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए की योजना भी सरकार ने बनाई है। देश के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए सीतारमण ने कहा कि मार्च 22 तक देश में 8,500 किलोमीटर की राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने के लिए बहुप्रतीक्षित स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति को लाने की घोषणा की। निजी वाहनों को 20 साल होने पर तथा वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल होने पर फिटनेस जांच करानी होगी। यह नीति देश की आयात लागत को कम करने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल तथा ईंधन की खपत कम करने वाले वाहनों को बढ़ावा देगी। जो वाहन इस पर खड़े नहीं उतरेंगे वो कबाड़ हो जाएंगे। सार्वजनिक विभागों व सरकारी विभागों के पास मौजूद 15 साल से पुराने वाहनों को कबाड़ करने की नीति जल्दी ही अधिसूचित की जाएगी और 1 अप्रैल 2022 से इसे लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने लघु उद्योगों की परिभाषा में संशोधन करते हुए इनके मौजूदा 50 लाख रुपए के पूंजी आधार को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। भारत ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है। सैन्य खर्च के लिए बजट में 4.78 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें करीब 20,776 करोड़ रक्षा आधुनिकीकरण के मद में। रक्षा बजट के लिए कुल रुपए में सैन्य खर्च के लिए 1.16 लाख करोड़, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के लिए 3.62 लाख करोड़ रुपए की राशि तीनों सेनाओं के लिए दी गई है। इस साल कुल रक्षा बजट में बढ़ोतरी 25,000 करोड़ रुपए की हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी हुई है, यह बहुत शानदार बजट है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में हर तबके के लिए प्रावधान किया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक बजट है। वहीं किसान आंदोलन में आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। गाजीपुर बॉर्डर पर पत्थर के स्लैब और सीमा के कटीले दरों की बाड़ लगाई गई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि 2 माह से अधिक समय से किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। किसानों की समस्या हल करने के लिए पीएम मोदी और उनके मंत्री किसानों से मुलाकात क्यों नहीं करते। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम अपना नंबर बता दें, हम उनके फ़ोन नंबर पर बात करने को तैयार हैं। वहीं पंजाब मेल के रूट को आज अचानक बदल दिया गया। इस ट्रेन में फिरोजपुर से 1,000 की संख्या में किसान रवाना हुए थे जो दिल्ली आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे, लेकिन उन्हें दिल्ली में नहीं उतरने दिया गया और ट्रेन के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया। इसके रूट को
रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी होते हुए मथुरा लाया जाएगा। पंजाब मेल सुबह दिल्ली की ओर से शाम 7 बजे मथुरा आती है, जो आज रात करीब 12:25 पर मथुरा जंक्शन में पहुंचेगी, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को पहले से तैनात कर दिया गया है। किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन में पहुंच रहे किसानों को सरकार रोकने का भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे किसान 6 फरवरी तक यहां पर हर हालात में पहुंच जाएंगे और पूरे देश में चक्का जाम का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान भाग लेंगे। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।